हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने जो बिहार टेक्स्ट बुक शुरू किया है पॉलिटी क्लास 6 का, उसका आज चौथा चैप्टर है। और मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर पढ़ा दिया है जो यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है। उसका वीडियो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज चौथा है लेन देन का बदलता स्वरूप। तो चलिए आइए हम देखते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो गया। अलार्म की आवाज़ सुनते ही अभिषेक जग गया। उसने अपनी छोटी बहन अंकिता को उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए थे। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वो अपने गांव चकरी जा रहे थे, जो सिवान जिले में है। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सभी काफी थक गए थे। अभिषेक और अंकिता जल्दी ही खा पी कर सो गए। सुबह अंकिता की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी एक महिला से दही ले रही थी। दही लेने के बाद उन्होंने उस महिला को 2 किलो गेहूं दिया। यह देख उसे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक उसने पैसे से ही सामान खरीदते देखा था। सुबह 10 के आसपास जब अभिषेक घर के बरामदे में बैठकर पढ़ रहा था, तभी उसका ध्यान भोपू की आवाज पर गया। पास जाकर उसने देखा कि एक साइकिल पर कोई आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। उसने चारों तरफ से घेरे हुए किसी बच्चे के हाथ में गेहूं है तो कोई मकई देकर आइसक्रीम ले रहा है। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूं और लाओ, तब आइसक्रीम मिलेगी। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाला बच्चे से लगभग 100 ग्राम गेहूं लेकर एक आइसक्रीम दे रहा है। अभिषेक दौड़कर घर के अंदर गया और एक डलिया में अंदाज से 100 ग्राम गेहूं लेकर आइसक्रीम वाले को दिया। आइसक्रीम वाले ने उसे भी एक आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद मूंगफली और सोन पापड़ी बेचने वाला आया। उससे अंकिता ने गेहूं के बदले कुछ मूंगफली और थोड़ा सोन पापड़ी खरीदा। अभिषेक और अंकिता को सामान खरीदने का यह तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सामान खरीदने के लिए उसे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और अनाज लेने से कोई नहीं रोकता है। शाम को दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ उस दिन लगने वाले गांव के साप्ताहिक बाजार में गए। यहाँ दादाजी ने सबसे पहले उसके लिए कुछ जलेबियां खरीदी, फिर कुछ स्टील के बर्तन और एक चादर खरीदकर घर लौट आए। यहाँ दादाजी ने सभी दुकानदारों को उसके वस्तु के बदले पैसे दिए। घर लौटने पर अभिषेक ने दादी जी से कहा, दादी जी, कितना अच्छा होता कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं हो। सिर्फ कोई सामान देकर ही वस्तु विक्रेता से उसकी वस्तु खरीदी जा सकती। मुझे तो यह काफ़ी अच्छा लगता है। और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है तो फिर बाजार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते? यह सुनकर दादी ने बताया कि बहुत पहले रुपया सिक्के का चलन नहीं था। एक समय था जब मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से उपजाकर या इकट्ठा कर पूरा कर लेते थे। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते थे। यदि लोहार खेती कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता तो कोई किसान कोई अनाज देकर भी उसे खरीद लेता था। उसी प्रकार मान लो कि लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह कार से उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज देता है। अनाज की मात्रा या वस्तु की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी बार्टर सिस्टम। इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं किसी वस्तु को देकर, यानी वस्तु के बदले जब वस्तु खरीदी जाती है, वही वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। जब जब मनुष्य रहना और सब कुछ सीख रहे थे उस टाइम बार्टर सिस्टम ही था। हम लोग भी जब बच्चे थे तो वही गेहूं देते थे और गेहूं के बदले सोन पापड़ी खरीद लिए, या गांव में आइसक्रीम आती थी तो आइसक्रीम हम लोगों ने भी किया है। अब पता नहीं, अब तो गांव में भी शायद नहीं है, ये सब खत्म हो गया। बट हम लोगों ने भी ऐसा बार्टर सिस्टम से खरीदारी की है गांव में।
चलिए आगे देखते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां थी। बाद में जब रुपयों का चलन शुरू हुआ तो लेन देन, वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी, और इसी सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद रुपए के माध्यम से करना पसंद किया जाने लगा। देखिए यहाँ पे परिभाषित किया गया है वाटर सिस्टम को। ठीक है, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि एक आदमी है, इसे मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। अब इसको आम के बदले इसको गेहूं नहीं चाहिए, इसको आलू की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये बोल रहा है कि मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। अब इसके पास गेहूं है और इसको आम चाहिए, तो फिर इसको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है, तभी वो आम देगा। और इसको ऐसा आदमी की ज़रूरत होगी जिसको गेहूं की ज़रूरत हो और उसके बदले इसको आम दे सके। तो ऐसा आदमी तो बहुत रेयर मिलेगा ना, इसलिए इस प्रणाली में दिक्कत बहुत थी। अब देखिए ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूं चाहता हो। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता है। ठीक है, ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से ही होता है। अब देखिए आगे, इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे? 2 हाथ कपड़ा दूंगा। मतलब इतना सारा ये बर्तन दे रहा है, इसके बदले ये 2 हाथ कपड़ा ही देगा। इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता, दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ के बदले 1 बर्तन मिलता। यानी कि ये बोल रहा है कि मुझे तो दूसरे गांव में 4 हाथ इतना का ही मिल जाता, और ये बोल रहा है कि मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले 1 बर्तन मिलता। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा 1 दिन लग जाता है 1 बर्तन बनाने में। इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। ये अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि 1 दिन पूरा लग जाता है 1 बर्तन बनाने में, अब मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। मुझे भी तो पूरा दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में, और ये बोल रहा है कि मुझे भी तो भाई 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। तो दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। इसी को दूर करने के लिए पैसे की ऐसा बनाया गया कि आदमी को ले जाने में भी दिक्कत ना हो और उसका मूल्य भी निर्धारित हो जाए। ठीक है, पिछले चित्र में आपने देखा कि एक मटका बेचने वाले को एक कपड़ा बेचने वाले के बीच बहस हो रही है। वस्तु विनिमय अक्सर चीज़ों के मेल को लेकर खींचातानी होती है। आपस में मूल्य तय करना आसान नहीं है। यदि बहुत सी वस्तुओं के बीच लेन देन होता है तो यह और भी कठिन हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सी कठिनाइयाँ हैं। देखिए, पिछले साल तुमने 1 बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज दिया था, मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है, तो भाई बकरी को अब 1 बकरी के बदले 6 टोकरी इसको चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। तो अब देखिए अब क्या है, मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर ही है, पर 1 बकरी तो आधा नहीं कर सकते, कुछ उपाय सोचते हैं। बोल रहा है कि अब 3 टोकरी लेगा तो ये बकरी आधा तो नहीं कर सकता है, अब आधा किसी और को तो नहीं दे सकता है, या फिर अगर किसी को ज़रूरत होगी तो ही दे सकता है ना। अब थोड़ी है कि 1 बकरी काट दिया और इस किसी को दे दिया, किसी और को दे दिया, तो यही प्रॉब्लम है वस्तु विनिमय प्रणाली में। फिर आगे देखते हैं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि बकरी वाले को अपनी बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज चाहिए, लेकिन अनाज वाले के पास 3 टोकरी अनाज है। ऐसी स्थिति में वो बकरी को आधा नहीं कर सकता है। इस प्रकार यदि शेष 3 टोकरी अनाज किसी अन्य से लेता है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ और कठिनाई हैं जिन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करने रखने
का काम केवल वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। वस्तु को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने गलने का भय होता है। वस्तु अगर उसको संचय करना पड़े, जैसे गेहूं है, अब बहुत दिन तक उसको रख तो नहीं सकते हैं, उसको तो एक समय के बाद उसको घून खाने लगता है। गेहूं को धीरे धीरे शीत की वजह से, आर्द्रता की वजह से वो खराब भी हो जाती है, तो उसको स्टोर करके बहुत दिन तक तो नहीं रह सकते। ठीक है, ये देखिए, अधिक संचय गाय, घोड़ा, बकरी, मुर्गा आदि के रूप में किया जाए तो उनकी बीमारी के कारण या सामान्य मृत्यु हो जाए तो सारा संचित धन समाप्त हो जाएगा। इस प्रणाली में संचय करना कठिन होता है। इस प्रकार इन प्रणाली में संचित मूल्य या तो संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी कठिनाई होती है। मान ले कि अविनाश का मकान सहरसा में है, जो बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है, किंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु, गाय, अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा, उसे पटना ले जाने में काफी कठिनाई होगी। अर्थात इस प्रकार की इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे मुद्राएं के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए 25 पैसे हैं, ये 2 पैसे हैं, इस तरह ये 1 रुपये है, ये 5 रुपये हैं, ये 2 रुपये हैं। इस तरह कैसे कैसे मुद्रा का प्रचलन हुआ सिक्के को, वो दिखाया गया है। जैसा आप जान चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थीं। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में दिक्कतें आने लगी। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में जरूरत की चीजें मिल जाए और उसी वस्तु का लेन देन का माध्यम मान ले। भले ही उस वस्तु की जरूरत न हो, बावजूद इसके उसे लेन देन का माध्यम माना गया है, इसलिए कोई उसे लेने से मना नहीं करेगा। इसी के बाद धीरे धीरे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मुद्रा के चलन ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में सुविधा होने लगी। देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। जब किसी वस्तु का खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगर वस्तु का खरीद फरोख्त मुद्रा के माध्यम से किया जाए तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था। प्राचीन काल आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं का खाल या चमड़े का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता। मतलब स्टार्टिंग में जब शिकारी थे मनुष्य, उस समय मुद्रा का उपयोग जैसे चमड़ा के रूप में चमड़े का एक कॉइन होता था, यहाँ पे दिखाया गया है। ये तो रुपया है शेरशाह सूरी का, उसका चित्र नहीं दिया हुआ है। तो चमड़े का मुद्रा होता था। ठीक है, बाद में चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था। इन्हें वस्तु मुद्रा कहते थे, इसे वस्तु मुद्रा कहते थे। वस्तु का प्रयोग जब मुद्रा के रूप में किया जाता था उसे वस्तु मुद्रा कहते थे। चलिए, प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। यह भारी होता था, लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था क्योंकि इसका वजन और शुद्धता जांचना कठिन होता था। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग अलग राजा थे। हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे उसने रुपया नाम दिया। यानी कि रुपया का जो चलन है वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो आज भी हम लोग रुपया बोलते हैं ना, वो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता जांचने की जरूरत नहीं रही। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय
मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का बना दाम, यानी सोने के जो सिक्के थे उसे मुहर, चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया और तांबे का बना जो सिक्का था उसे दाम कहते थे। ठीक है, ये मुगल काल के समय की बात है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखना है कि मुगल काल के समय सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे और तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे। ठीक है, उस समय दक्षिण भारत में सोने से बने सिक्के हूण, दक्षिण भारत में सोने से बने सिक्के हूण या पणम का चलन था, परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वो एल्युमिनियम तथा निकेल के बने हैं। आज अभी जो सिक्कों का चलन है, जैसे 1 रुपया 2 रुपया जो है वो एल्युमिनियम और निकेल से बने थे। इन सिक्के से की लागत इनके मूल्य से कम होती है। जैसे ये जो बनते हैं ना 5 रुपए के, ये जो सिक्के बनते हैं, ये जो 5 रुपया, इसकी तो अलग कहानी है, चलिए छोड़ देते हैं उसको। ये जो 1 रुपये का जो सिक्का है, इसमें इसका जो फेस वैल्यू है वो तो 1 रुपया है, मतलब सिक्का तो हुआ 1 रुपये का, जब किसी को देंगे तो उसका मूल्य तो 1 रुपया होगा, लेकिन इसमें जो धातु का यूज हुआ है ना वो 1 रुपये से कम का यूज हुआ है। तो अगर व्यक्ति अगर चाहेगा कि इसको पिघला के हम इसका दाम निकाल लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए सिक्कों को इस तरह से ही बनाया जाता है कि उसका फेस वैल्यू जो हो ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू उसके बनाने में जो वस्तु यूज हुई है उससे। नहीं तो क्या करेंगे, अगर मान के चलिए सोने का सिक्का बना दिया और उसका फेस वैल्यू 5 रुपया रख दिया, तो ऐसा नहीं होगा ना कि सोने का सिक्का बहुत आदमी 5 रुपया करके जमा कर लेगा, उसको पिघला के बहुत अमीर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे सिक्का बना हो उसका दाम उसके फेस वैल्यू से कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा, सिक्के को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानी एवं सिक्के को घिस घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहते हैं। कागज के सिक्के को पत्र या कागजी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, नोट का जो चलन हुआ, जैसे 100 का नोट, 50 का नोट, ये सब जो होता है ये कागजी मुद्रा कहलाते हैं। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। तो भारत में जो कागजी नोट है ना उसको छपवाने का जो काम है वो रिजर्व बैंक करती है हमारी। ठीक है, ये सरकार नहीं करती है, ये रिजर्व बैंक के हाथ में है, उसको रेगुलेट करते हैं, वही छपवाते हैं। ठीक है, अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 का तो बंद हो गया, ये उस टाइम का नहीं, 1000 का तो अब बंद हो गया, अब 2000 का नोट है। ठीक है, तो 2000 का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया। 1000 का बंद हो गया, इसलिए मैंने 2000 यहाँ कर दिया। 2000 का नोट चलता है, अब 1000 का बंद हो गया, जारी किया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 रुपये का नोट, ये 10 रुपये का है, 50, ये सारे बदल गए अब तो सारे 10 रुपये के 50 और 100 सब बदल गए हैं, ये तो ख़त्म ही हो गया। चलो इसके जगह 2000 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। बाजार एवं व्यापार के फैलाने के साथ मुद्रा के रूप में जो बदलाव आते गया, मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का विकास हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लगा। वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता तथा वस्तुओं को खरीदने वाले क्रेता की संख्या बढ़ी। फिर बाजार का स्वरूप बदला, खरीद बिक्री का रूप भी बदला है। इसे आगे की कहानी द्वारा समझा जा सकता है। रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपया होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है या रचित मुद्रा देकर वस्तु को खरीदता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तु को खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुएं, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपया प्राप्त हुआ उसका प्रयोग हुआ आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपए से वह अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतों की वस्तुओं को खरीदता है तथा
रुपया हुआ भविष्य के लिए बचा कर रखता है। ये यहाँ पे क्या, परिवार भी उसी पैसे से चलाता है और जमा भी करता है, उसी से सब काम हो जाता है इसका, और जमा भी कर सकता है पैसे। जब रुपए में आ गए तो उसको संचय करना भी आसान हो गया, वो जगह भी ज़्यादा नहीं लेता है, थोड़े से जगह में संचय भी कर सकते हैं। अब तो बैंक भी है, वहाँ पे भी आप रख दीजिएगा तो वहाँ पे भी ब्याज मिलता है। तो ये इजी हो गया बार्टर सिस्टम से ज़्यादा आसानी। ठीक है। ऊपर आपने देखा कि मुद्रा के लेन देन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की प्रक्रिया संपूर्ण है। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकाई जाए यह भी निर्धारण किया गया तथा अर्थात यहाँ पर मुद्रा के समग्र कार्य का संपादन हुआ। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी या अर्जित रुपए का संग्रह आसान हो गया। बाद में संग्रहित रुपए को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हुई। समय के साथ साथ आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट तथा संचार माध्यमों का विकास हुआ। इसे बाजार में भौतिक रूप से भी परिवर्तन हुआ। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगी। अब तो देखते हैं कि पैसा तो मोबाइल के अंदर ही है, इलेक्ट्रिक रूप में ही हम लोग लेन देन कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे इतना विकास हो गया मुद्रा लेन देन में। चैप्टर का नाम ही है लेन देन के बदलते स्वरूप। तो कैसे हमने देखा कि जब आखेटक युग में चमड़े का वस्तु विनिमय जो होता, तो वो वस्तु मुद्रा प्रणाली जो थी उसमें जानवरों को देते थे, चमड़े को देते थे, फिर उसके बदले वस्तु लेते थे। जैसे गेहूं के बदले आम लेते थे वैसे। और धीरे धीरे रुपया का चलन हुआ, सिक्कों का चलन हुआ, फिर नोट आया, कागज की मुद्रा, कागजी मुद्रा। फिर अब देख रहे हैं कि अब इंटरनेट से इलेक्ट्रिक जो बोलते हैं मुद्रा, वो भी चलन हुआ उसका। तो लोग मोबाइल से ही खरीद बिक्री कर लेते हैं। बैंक द्वारा भी इसके कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बैंक अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। जैसे बहुत सारे 50,000 अगर मान के चलिए, या आपको 20 लाख 10 लाख ऐसे रुपए कहीं पे देना है आपको, आप कुछ खरीद रहे हैं, जैसे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो आप करोड़ों रुपए का भुगतान करना होता है, तो आप वहाँ पे करोड़ों रुपए एक जगह बैग में भर के ले तो नहीं जाते हैं ना, तो वहाँ पे अलग तरीके से चेक के माध्यम से या जो भी ड्राफ्ट वगैरह होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी करता है। अब तो डेबिट कार्ड भी हो गया। जैसे हम लोग पहले तो बैंक से ही जाके पैसे निकालने होते थे ना, अब तो एटीएम होता है, उसमें अपना एक कार्ड लगाते हैं और जितना पैसा हो उतना निकाल लेते हैं, जितने पैसे की ज़रूरत होती है। इसे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं और इसी को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है। एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसी को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक में जमा रुपए के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है। डायरेक्ट हम लोग डेबिट कार्ड से भी कहीं कहीं पेमेंट करते हैं, उसके बारे में ही यहाँ दिया हुआ है कि बिना मार्केट में जाए, बिना बैंक की खरीद सकते हैं। तो आज का तो इतना ही है क्लास, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आगे तैयार करके लाऊंगी। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। गुड लक।